जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि फाइनेंशियल टाइम्स ऐसा पेपर नहीं है कि वो जिसे हम कहते हैं इंटरनल बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड रूलिंग क्लास कहा जाता है, उसको हमारे उस्ताद कहा करते थे। वो कह रहे हैं जी तुर्की पर ईरान जो है अब उसका निशाना टर्की होगा, और एक तरफ वो इब्राहिम अकॉर्ड पर अमल करवा के मुसलमानों से उसको मनवाना चाहते हैं, एंड देन दे आर प्लानिंग, और फिर हमें ये भी ऐसे क्या ये बुली कर रहे हैं कि भाई हमारी बात मान लो और इब्राहिम अकॉर्ड पर तो अपना वरना हम जो है वो आप पे अटैक कर देंगे। ये क्या है सर, ये क्यों प्लांट की गई है, या ये खबर दुरुस्त लगती है आपको? नहीं जी, मेरे ख्याल में ये खबर इस तरह की थ्रेट नहीं हो सकती। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ही कोशिश कर रहा है, तो यस, ये यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है, और इसके जो करता धरता कह लें या ब्रेन हैं इसके, या जो इसके ड्रीमर हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। जब ये पिछली दफ़ा आए थे तो उन्होंने उस वक़्त ये आइडिया दिया था अब्राहम एकॉर्ड्स का, और उसमें आपको पता है ये 4-5 मुल्क हैं जिनके साथ ये मुआहदे हो रहे थे कि वो आपस में तजारत शुरू कर दें, हालात और अपने जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज़ कर दें। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी कोशिश बिल्कुल यही होगी कि किसी तरह अब्राहम एकॉर्ड्स में दोबारा वो इनवाइट करें और सऊदी अरेबिया ख़ासकर शामिल हो जाए। अगर आपको याद हो तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप विज़िट पे गए थे सऊदी अरेबिया में, तो उस वक़्त भी उन्होंने ये बात की थी। अभी क्या ये पॉसिबल है या नहीं है और कब होगा? पहली बात ये है कि टर्की को वो आई डू नॉट थिंक कि जी अमेरिका जो है डायरेक्टली उनको थ्रेट करेगा या अटैक करेगा, क्योंकि टर्की के और अमेरिका के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अभी तक आपस में। टर्की एक ज़माने में ईयू में भी जाना चाहता था, वो जा नहीं सका। नंबर 2 बात ये है जी कि अभी उनकी ट्राई होगी कि गज़ा में जो सीज़ फायर है वो बहुत जल्दी हो जाए, और गज़ा का सीज़ फायर ज़ाहिर है वो 60 डेज़ का सीज़ फायर है, बहुत बड़ा टेस्ट होगा, और उसके अंदर होस्टेजेस की एक्सचेंजेस होनी है। 28 होस्टेजेस हैं जिसमें 10 अलाइव हैं, 18 जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली डेड हैं, और ये सारा काम होना है 60 दिनों के अंदर। दोनों तरफ स्केप्टिसिज्म भी है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्या पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो बनाई जाती है और उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता, और क्या गज़ा की पट्टी उनके साथ शामिल होती है कि नहीं होती। ऑल्दो बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है ये कोई सॉल्यूशन नहीं, हमें नहीं मानना चाहिए, हमें सिर्फ ज़िमनन एक सवाल लीजिएगा जल साहब, एक और ज़िमनन सवाल बड़ा अहम है। नाटो के चीफ ने कहा है कि जो है ये चाइना या रशिया जो है वो यूरोप पर हमला कर सकते। डोंट यू थिंक इट्स वेरी फार फेच्ड? अब ये इसको कैसे देखते हो, एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है? जी, जहाँ तक अब्राहम अकॉर्ड को ख़त्म करते हैं जी, तो उसकी बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ हैं, स्पेशली जब पैलेस्टीन जो है वो सेटल होगा, इशू होगा, स्टेट बनेगा। नंबर 2 बात जो अभी आपने फरमाया है कि चाइना और रशिया टुगेदर एंड अटैकिंग यूरोप, मेरे ख़्याल में जी बहुत ही ज़्यादा फार फेच्ड है। ना ही तो रशिया इस वक़्त इस पोज़ीशन में है, वो फ़िलहाल ख़ुद बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपने यूक्रेन की वॉर में, और उनको सीज़ फायर जब हो जाता है उसके बाद उनको बहुत टाइम चाहिए होगा अपने अंदर भी चीज़ें ठीक करने और कोप अप करने के लिए जो उनके लॉसेस हुए हैं इकॉनमी के और मिलिट्री के। जहाँ तक चाइना है, चाइना का हम कभी भी सोच नहीं सकते कि चाइना खुद से कोई वॉर शुरू करेगा, या चाइना कभी भी अपना जो उसका एक सफ़र है बहुत पीसफुल तरीके से राइज़ का, उसको स्कटल होने देगा। तो मेरे ख़्याल में ये फार फेच्ड आइडिया, ये पॉसिबल नहीं है जी। अच्छा चिश्ती साहब, मैं एक और ये मेरा आपसे सवाल होगा, मेरे 2 सवाल होंगे सर, आपसे गाइडेंस चाहिए कि अगर एक तो इसहाक डार साहब ने फरमाया, फिर मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि जो इज़राइल और ईरान की जंग थी उसके पीछे भी वर्दी थी, उसको यानी कि उसको ख़त्म कराने के पीछे क्या किस नोयत का हमारा किरदार था, और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था। वो किरदार किस नोयत का था? क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे बात आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सी बेसेस उनकी तबाह की गई, क्या हमारा कोई इस तरह का भी किरदार था? दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि पाक भारत झड़प जो हुई उसमें 250 उनके फ़ौजी मारे गए, 4 उनके पायलट्स मारे गए, और इतना बड़ा नुकसान हुआ। उनके जो फ़ौजी हैं, उनके जो बड़ी एलीट फ़ौज की एलीट है, वो इस हवाले से कह रही है बार बार कि हमें जो है हमारे हाथ बांधे गए। क्या आप क्या समझते हैं कि उनके फ़ौज जो इंडियन फ़ौज है उनमें लड़ने की सलाहियत नहीं है, उनको बाकायदा तौर पर जंगी जुनून में जो है वो जंग में झोंका गया, या उनकी तैयारी नहीं थी? जो देखिए लास्ट बात है इसको पहले काउंट कर लेते हैं रिप्लाई जी, कि मेरे ख्याल में उनको पूरी प्रिपरेशन का मौका नहीं दिया गया, ना ही वो फिज़िकली तैयार थे, ना मेंटली तैयार थे, ना उनका जज्बा था। जैसे थोड़ी देर पहले चिश्ती साहब कह रहे थे
2 दिनों के लिए एयरफोर्स ग्राउंड हो गई। ये कहाँ पे होता है, किस जंग में होता है कि आप जो है अपने आप को लेके पीछे कहीं बैठ जाएँ और अपने मुल्क को खाली छोड़ दें। जज़्बा तो ये होता है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, ताकतवर हैं, कमज़ोर हैं, टेक्नोलॉजी में ऊपर हैं, नीचे हैं, आप लड़ते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान ने किया कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ था उसको बहुत अच्छे तरीके से एम्प्लॉय किया गया। दूसरी बात आ गई कि जो उनके दुनिया से लोग चले गए, मारे गए, जो भी हुआ, प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और उनको इस प्रेशर जो है इसके अगेंस्ट उनको झुकना पड़ेगा कि उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार जो है ईरान में, वो 2 क्वेश्चंस हैं आपके। एक है फ़िज़िकल, क्या हमारी पार्टिसिपेशन थी? तो मेरे ख़्याल में फ़िज़िकली पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो उनकी बेसिस की तबाही आज मैं पढ़ रहा था, ये मगरबी मीडिया कह रहा है कि उनकी 5 बेसिस जो हैं मिलिट्री बेसिस, उनके ऊपर अटैक हुआ और बड़ा इफ़ेक्टिव अटैक हुआ। सिर्फ़ इज़राइल ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि ये किसी तरह बाहर ख़बर ना खुले। जहाँ तक पाकिस्तान का रोल जो इसहाक डार साहब ने कहा है और वर्दी का रोल, उनका इशारा जो है फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहिब की तरफ है कि जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में थे और प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे, तो मेरे ख़्याल में उन्होंने बहुत ज़्यादा ये कन्विंसिंग तरीके से उनसे बात की कि इसको जंग को बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर जंग बढ़ेगी तो ना सिर्फ ये है कि ईरान का नुकसान तो होगा ही होगा, इसराइल का भी बहुत नुकसान होगा और ख़ित्ते के बाकी ममालिक भी उस आग की लपेट में आ जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस जंग को बंद करना खत्म होना चाहिए। इसके अच्छा, अलावा जी जी सर, उनके जो काउंटर पार्ट्स थे उनसे भी बात हुई, तो जी उन्होंने जी। इसमें वो किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने ये किरदार अदा किया। अच्छा, मैं एक चिश्ती साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ। सवाल तो यानी चाहे यानी समझ लें जुड़ा ही हुआ है। मिसाल के तौर पे जॉर्डन में, एक जॉर्डन जो है ज़ाहिर है वो प्रो अमेरिका है और उसकी वहाँ बड़ी एक रूलिंग फैमिली में भी बड़ी टेंशन है। उनके एक छोटे भाई वो भी अंदर हैं आजकल जो कि ज़रा एंटी हैं अब्दुल्ला के। तो दैट द रिजीम्स आर हैंगिंग बाई थ्रेड इफ़ दे गो ऑल द वे टू रिकग्नाइज इसराइल विदाउट सॉल्विंग गज़ा। तो आप नहीं समझते कि वहाँ जो ख़ानदानी शख्सी हुकूमतें हैं देयर कुड बी अ थ्रेट फॉर देम, और जो पेंट अप एंगर है उस मुल्क के अवाम की, इट मे बी अनलिश्ड। ये मैंने जवाब देना नहीं, ये मैं चिश्ती साहब से पूछ रहा हूँ प्लीज, और फिर आपसे भी पूछता हूँ। काजी साहब, अब पिछले 30-40 सालों में देख लें कि ये जब भी मिडल ईस्ट के मुल्कों ने कोई भी डिसीजन लिए हैं वो थोड़े या बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी अपनी सॉवरेनिटी कह लें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपने नोट किया होगा कि अमेरिका को सिलेक्टिवली याद आता है। किसी मुल्क को वो कहते हैं कि हमें याद आया कि आपकी तरफ तो जमहूरियत नहीं है, कहीं मोनार्की है, और फिर वो मोनार्की कई सालों के लिए एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये आपने पीरियड उठा के देख लें, वो जब उन्होंने इस्तेमाल करना होता है, कोई ऐसा बेनिफिट लेना होता है उन मुल्कों से, तो उनको डेमोक्रेसी भी याद आती है, उनको ह्यूमन राइट्स भी याद आते हैं, उनको वन मैन रूल भी नज़र आता है, लेकिन सिलेक्टिवली होता है। तो जब वो मकसद हासिल कर लेते हैं, तो सिर्फ जॉर्डन नहीं है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जब जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना उनकी मजबूरी बन जाता है, तो ऑब्वियसली अमेरिका अपना बेनिफिट लेता है। पाकिस्तान ने, अभी हिंदुस्तान ने क्या चाहा था हमसे, एग्जैक्टली यही चाहा था कि वो हम ऐसी लाइन पर टो करने पर मजबूर लगाए कि हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बना दे और एक एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी हमारे जहनों में, हमारी मिलिट्री में, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में पैदा करने में कामयाब हो जाए कि हम उस हद तक एक कॉम्प्रोमाइज़ या विड्रॉ कर लें अपने स्टैंड से। विड्रॉ आप इसलिए नहीं करते जब आपकी सॉवरेनिटी सबसे ज़्यादा अजीज होती है आपको। जब आप कहते हैं कि नहीं, मेरा सर्वाइवल ज़्यादा प्यारा है और मेरी कुर्सी ज़्यादा प्यारी है, फिर जाहिर है बहुत सारी चीज़ें गिव एंड टेक करनी पड़ती हैं, जो आपके सामने दुनिया में हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो सिलेक्टिवली पिक करते हैं, और वो आइंदा भी होता रहेगा आप लोग। जी, मैं यही सवाल अगर जनरल साहब आपसे करूं कि जो एक पर्सपेक्टिव ये आलमी तौर पर भी आ रहा है, संजीदा यानी जो एनालिस्ट हैं, कि ये जो वहाँ हम देख रहे हैं कि जब जंग भी हो रही थी तो जो हुक्मरान थे ख़ास से उनके खौफ नज़र आता था उनके बयानात में। और वो ये तो क्योंकि आबादियाँ जितनी भी हैं, इवन यूरोप की जो आबादियाँ हैं, उनका जो इजराइल के ख़िलाफ़ रवैया है, मुसलमानों का है, तो डू यू थिंक एनी काइंड ऑफ कंप्रोमाइज मे ट्रिगर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल बैकलैश फ्रॉम द मैसेज एट लार्ज? जी, मेरे ख्याल में जी नहीं, और क्यों नहीं। अगर आप देखें तो गज़ा में अभी पिछले तकरीबन 2 साल हो गए बहुत जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तूफ़ान अक्सा जो हुआ था उसके बाद से, और अभी तक मैं फ़िगर आज की पढ़ रहा था 67,000 प्लस जो हैं शुहदा हैं, और उसमें मेजर जो नंबर है वो औरतों का है, बूढ़ों का है और बच्चों का है।
जो हमास है वो जो कॉम्बेटेंट्स थे जिनके ऊपर अटैक जो है वो किसी हद तक चलो आप कह सकते थे कि अगर रिटेलिएटरी अटैक जाना था तो वो तो हमास पे जाना चाहिए था, ना कि सिविल आबादी पे। तो ये इतने अरसे से हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कि कितने लोग वहाँ पे सिर्फ ज़बानी बोलने को अगर आप कहते हैं, वहाँ की जितनी हुकूमतें हैं कि उनमें कितने लोग जो हैं बहुत ज़ोर व शोर से इसकी मसम्मत कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो बहुत कम है, बहुत मीक किस्म के, बहुत म्यूटेड किस्म के एहतजाज हैं। जहाँ तक जॉर्डन का ताल्लुक है और इजिप्ट का, अगर आपको याद हो तो 1973 की वॉर थी जिसको वो योम किपूर वार भी कहते हैं, और जो इजिप्ट वाले हैं वो कहते हैं मदर ऑफ ऑल वॉर्स कहते हैं। उन्होंने बड़ी तैयारी की थी और बार्ली लाइन तोड़ी और आगे सक्सेस हुई। उसके बाद से लेके आज तक कैंप डेविड हुआ था, उसके बाद से आज तक जो है मिस्र और जो जॉर्डन है, उर्दन है, उनके ताल्लुकात इज़राइल से बिल्कुल नॉर्मल हैं। जॉर्डन में मैं आज से 20 साल पहले की आपको बता सकता हूँ, 20-22 साल पहले मैंने विज़िट किया था, तो मुझे पता चला था कि उस वक़्त भी एक इंडस्ट्रियल ज़ोन है जो बॉर्डर पे है जॉर्डन के और इज़राइल के, जिसमें कॉमनैलिटी है, इधर से भी लेबर जाते हैं, उधर से भी आते हैं, और जॉइंटली वो ऑपरेट होता है, और उसमें जॉर्डेनियन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और उनकी भी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको याद हो तो इसकी अब की दफ़ा भी और कुछ अरसे पहले भी जो ईरान और इज़राइल के आपस में जो मिसाइल्स वगैरह के एक्सचेंजेस हुए थे, उसमें रास्ते में भी बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो गिराए गए थे। एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजिप्ट और जॉर्डन का भी एक्टिवेटेड था, विच मीन्स कि वो तो ऑलरेडी उनके साथ पहली हैं, फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जॉर्डन में कोई टर्मोइल आ जाएगा। उन्होंने डी फैक्टो अमलन जो है वो तो इज़राइल को तस्लीम किया हुआ है। दिस चिश्ती इज़ साहब, माय मेरा टेक आपसे एंड सवाल माय होगा और गाइडेंस चाहिए आपसे कि जो इज़राइल है उसको बड़ा घमंड था अपने डिफेंस सिस्टम पर। ईरान तो एक ताकत थी, उसने तो उन पर हमले किए और उनके बेसेस जो है वो तबाह किए और बहुत सा नुकसान किया, लेकिन हौसी बागी जो हैं यमन के, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो भी हमले कर रहे हैं और उनके मिसाइल भी बिल्कुल निशाने पर लग रहे हैं? उनका डिफेंस सिस्टम कहाँ गया सर? देखिए, ये ईरान ने प्रॉक्सी वॉर पे काफ़ी डिपेंड किया हुआ था काफ़ी सालों से, और उसमें हौसीज़ भी शामिल थे, हमास भी शामिल थी, हिजबुल्लाह भी शामिल थी। इज़राइल ने रियलाइज़ किया कि ईरान तक पहुंचना भी मुश्किल है, और उस वक्त ईरान की कुव्वत भी बेहतर थी, और उस वक्त उनको अंदाज़ा था कि जोग्राफिकली भी बहुत दूर है। तो उन्होंने, आपने नोट किया होगा, हिजबुल्लाह को और हमास को सबसे पहले ज़्यादा टारगेट किया, उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया। हौती लीडरशिप के, हौती जो हैं उनके पास मोस्टली ईरान का स्पॉन्सर्ड है, और वो ऑब्वियसली एक रेबल एलिमेंट है जिसके अंदर वो डिपेंड करते हैं मोस्टली फॉरेन एड पर। अपनी बहुत ज़्यादा उनकी इनकम नहीं है, रिसोर्सेज भी इस तरह नहीं है कि वो इतना बड़ा सेटअप नहीं है, स्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, तो ईरान कर रहा है।